पेबल्स हिंदी। दिल्ली की सैर। बादशाह बाबर ने रामन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना और उसे परखना चाहा। उन्होंने कृष्णदेवराय को पत्र लिखा और उनसे विनती की कि रामन को दिल्ली भेजें। इस पत्र को पढ़ते ही कृष्णदेवराय बहुत गर्वित हुए। रामन, सुनो, बाबर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, पर याद रखना, बाबर से कम 1 थैली सोने के सिक्के तुम्हें जीतने हैं। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर को सम्मानित करने के लिए मुझसे जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। बाबर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे रामन की किसी भी बातों पर ना हंसें। उनको यह भी चेतावनी दी गई कि इस आज्ञा का पालन ना करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। रामन ने बहुत सारी हास्यजनक बातें की, पर कोई भी उनकी बातों पर नहीं हंसे। रामन आश्चर्यचकित हुआ। ये लोग तो खिलौने की जैसे बैठे हैं। लगता है मुझे विजयनगर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। राजा ने तो कहा था कि मैं कम से कम 1 थैली भर सोने के सिक्के जीतूं। मुझे किसी भी तरह से जीतना होगा। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह बाबर सैर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को जमीन खोदते हुए देखा। सुनो बाबा, इस उम्र में आप इतने कड़े परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं यहां आम के पौधे बो रहा हूं। ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इसके फलों को खाने के लिए जिंदा भी रहोगे? मेरे पूर्वजों ने पौधे बोए, उनसे कई वर्षों के बाद मुझे फल मिले। इसी तरह अब जो पौधा मैं बो रहा हूं, उससे मेरे बच्चे और पोता पोती फल लेंगे। बहुत अच्छा कहा। आपके चतुर शब्दों के लिए ये सोने के सिक्कों की थैली इनाम लीजिए। शुक्रिया जहांपना। कहा जाता है कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक फलों के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर मैंने तो सोने के सिक्कों के रूप में पेड़ बो रहे दिन ही फल पा लिया। बहुत अच्छी लगती है आपकी बातें। लीजिए एक और थैली सोने के सिक्के। जो व्यक्ति बीज बोता है वो एक ही बार फल के पकने के दौरान पुरस्कार पाता है, पर मुझे तो पौधा बोने वाले दिन ही 2 बार पुरस्कार मिल गया। अरे वाह, आप तो बहुत होशियारी की बातें करते हैं। हम बहुत खुश हुए। लीजिए एक और सिक्कों की थैली। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी और वेश उतार दिया। रामन, आप तो इतनी होशियारी की बातें करने वाले आप थे। जी हां जहांपना। मेरे राजा ने आपसे कम 1 थैली सोने के सिक्के जीतने के लिए कहा था, पर मैंने तो अब 3 जीत लिए हैं। बाबर ने रामन की प्रशंसा की और अपने यहां ठहराकर उनकी बहुत ही अच्छे रूप से देखभाल की। जाते वक्त रामन को बहुत सारे उपहार भी प्रदान किए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बिरबल और उसके बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बिरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बिरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बिरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बिरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बिरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बिरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बिरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बीरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बीरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे। इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। पुरस्कार बांट लेना। एक बार कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सोचा कि रामन उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे और स्वयं को चतुर साबित करने के लिए कार्यक्रम का रसभंग कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को रामन को अंदर ना छोड़ने की आज्ञा दी। दरबार में आज नृत्य का कार्यक्रम है, पर राजा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, शायद वो भूल गए होंगे। चलो जाकर नृत्य देखें। रामन दरबार के अंदर जाना चाहते थे, पर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा कीजिए, आप दरबार में नहीं जा सकते। अरे, तुम मुझे जानते नहीं? मैं रामन हूं, दरबार का मनोरंजक। मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्षमा कीजिए, महाराज ने आपको अंदर ना भेजने की आज्ञा दी है। रामन ने एक क्षण के लिए सोचा। वास्तव में राजा ने मुझे कुछ भेंट लेने के लिए बुलाया है। वो मेरा इंतजार करते होंगे। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो वो जो भी भेंट देंगे मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा। पहरेदार जानते थे कि रामन को राजा बहुत भेंट देते थे, इसलिए वो लालच में पड़ गए। ठीक है, आप जा सकते हैं, पर याद रहे महाराज जो भी देंगे उसमें से आधा मुझे देना होगा। और आपको अंदर जाने देने के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो उसके बदले में बाकी जो बचता है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पहरेदार तुरंत मान गए और रामन को अंदर जाने दिया। कार्यक्रम जारी था। रामन एक लकड़ी लेकर मुख्य नर्तकी को मारने लगे। रामन, तुम्हारी ये हिम्मत! सिपाहियों, नृत्य में बाधा डालने के लिए रामन पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। भेंट के लिए आभारी हूं महाराज, पर मैं दरवाजे पर खड़े उन 2 सिपाहियों के साथ उसे बांटना चाहता हूं। आपसे जो भी प्राप्त होगा उसे उनके साथ बांटने का वादा मैंने किया है। अब सारी बात कृष्णदेवराय के समझ में आ गई और रिश्वत मांगने के अपराध में उन्होंने उन पहरेदारों को दंड दिया। मेंढक राजकुमार। सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसे एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेड। जेड इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसे देखकर सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। राजा जेड से इतना प्यार करता था कि उसकी चिंता से वो उसे किसी के साथ खेलने नहीं छोड़ता था। बेचारी जेड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अपना अकेलापन निभाने के लिए वो अपनी सोने की गेंद से खेलती थी। सोने की गेंद से खेलना उसका मनपसंद खेल था। एक दिन खेलते खेलते उसकी सोने की गेंद पानी में जाकर गिर गई। जेड रोने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक मेंढक अपना बड़ा बदसूरत सिर बाहर निकालकर उससे बातें कर रहा था। तुम एक बदसूरत मेंढक हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे? रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी सोने की गेंद इस पानी में गिर गई है और ये पानी तो बहुत गहरा है। अगर मैं तुम्हारी सोने की गेंद वहां से निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम चाहो, कपड़े, गहने, जवाहरात, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं मेरा सोने का मुकुट भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़े, सोना, जवाहरात नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी थाली से खाने दोगी और अपने पलंग पर सोने दोगी तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। ये बदसूरत मेंढक, इससे कौन दोस्ती करेगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मेंढक पानी में कूद गया और अपने मुंह में राजकुमारी की गेंद लेकर वापस आया।
वो गेंद उसने वही घास पर रख दी। अपनी सोने की गेंद देखकर राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। उसने गेंद उठाई और वो मेंढक को भुलाकर वहां से भाग गई। रुक जाओ राजकुमारी। दूसरे दिन राज परिवार खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जेड ने जाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो बदसूरत मेंढक वहीं बैठा था। कैसी हो राजकुमारी? मेंढक को देखकर राजकुमारी घबरा गई। जोर से दरवाजा बंद करके वो फिर से अपनी टेबल पर आ गई। कौन था बेटी? कोई नहीं, एक बदसूरत मेंढक था। मेढक? उस मेढक को तुमसे क्या चाहिए? राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। अगर तुमने कोई वचन दिया है तो निभाना ही होगा। जाओ, उस मेंढक को अंदर ले आओ। राजकुमारी ने उस मेंढक को अंदर आने दिया। वो मेंढक अंदर आया और टेबल पर जेड की बगल में बैठ गया। मेंढक ने जेड की थाली से खाना खाया और उसी के गिलास से पानी भी पिया। मैं अब थक गया हूँ। राजकुमारी, मुझे अपने पलंग पर ले चलो। राजकुमारी ने मेंढक को उठाया और अपने सोने के कमरे में गई। पलंग के एक कोने में उस मेंढक को रखकर राजकुमारी सोने गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मेंढक दोस्त ने उसके लिए गाना गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि राजकुमारी आराम से सो गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी से विदा लेकर मेंढक चला गया। चलो बला टल गई। रात को फिर से मेंढक वहां आया। उसने राजकुमारी की थाली से खाना खाया, गिलास से पानी पिया और पलंग पर सोने के लिए गया। सोने से पहले उसने राजकुमारी के लिए एक मधुर गीत भी गाया। अरे, कहीं इसका यही घर बसाने का इरादा तो नहीं? पर ये इतना बुरा भी तो नहीं है। अच्छा है और अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। तीसरे दिन भी वो मेंढक वापस आया। राजकुमारी, तुमने अपना वचन खूब निभाया। कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें एक आश्चर्यकारक भेंट मिलेगी। मेंढक की बातों पर जेड ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह जागने पर जेड ने एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार को वहां देखा। उसे देखकर राजकुमारी तो आश्चर्य से दंग रह गई। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। हाँ? कौन हो तुम? मैं राजकुमार रोलैंड हूँ। मैं प्राणियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसलिए एक परी ने मुझे मेंढक में बदल दिया। उसने कहा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई सुंदर राजकुमारी मुझे उसकी थाली में 3 दिन तक खाने देगी और उसके पलंग पर सोने देगी। और वो तुमने कर दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में आकर मुझसे शादी करोगी? जेड को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी। दोनों ने सारी बातें राजा और रानी को समझाई। उन्होंने भी खुशी से अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जेड सभी प्राणियों के साथ दया बुद्धि से पेश आने लगी। पेबल्स हिंदी।